प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड में आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज सिंपली मतलब यह है कि एक एटम कितना बड़ा होता है। हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो एटॉमिक साइज का लफ्जी मतलब है हाउ बिग एन एटम इज। एटॉमिक साइज को इन टर्म ऑफ डिफरेंट रेडियाई एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेडियाई आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एटम्स लें इन तमाम एलिमेंट्स के, तो फिर एटमों का जो रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस है, वो कहलाएगा। अगर दो एटम बाहम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड की जो लेंथ है उसको अगर आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ये फिर कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। इसी तरह आयोनिक रेडियाई भी होते हैं, इसी तरह वान डेर वाल रेडियाई भी हैं और मेटालिक रेडियाई भी हैं। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। यानी जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये तमाम एवरेज होते हैं, बिकॉज एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फ्लफी मास है और वो इस तरह रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउडी मैटर है, तो इस वजह से एटम की कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि लेट्स से कि ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो इस एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी कम्पैक्ट होगा और इस तरह दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम होती जाती है और नहीं पता चलता कि एटम की जो बाउंड्री है वो कहाँ पे है। मतलब एटम हैज नो शार्प बाउंड्री। सो हम जो एटॉमिक रेडियस लेंगे तो वो ये इस तरह होगा कि इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर ये, और जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी इफेक्टिवली जीरो हो गई, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आता है इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम उसका सेंटर, टू द रीजन कि जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो इफेक्टिवली जीरो हो जाए। तो ये एटॉमिक रेडियस है और ये भी याद रखिएगा कि दिस इज एक्चुअली एवरेज एटॉमिक रेडियस। चूंकि शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम मैक्सिमम मिनिमम को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके सो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक रेडियस आता है। सो डेफिनेशन इसकी सिंपल इस तरह आएगी कि ये हमारे पास है डिस्टेंस है, सिंपल कि ये डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and the region यानी वो इलाका, वो पॉइंट where electron cloud density becomes effectively zero। इसी डेफिनेशन को बुनियाद बना के आप बाकी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक मैंने लिख दिया है। अब कोवेलेंट रेडियाई, तो उनकी भी बात की जा सकती है। तो जब एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और आप उस बॉन्ड की लेंथ मालूम करते हैं तो बॉन्ड लेंथ को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स से कि ये एक एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया है और दूसरा भी क्लोरीन का एटम है और इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया है। तो ये इन्होंने बॉन्ड बना दिया और ये ये इसका न्यूक्लियस है। तो अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है, यानी ये दो न्यूक्लियाई के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है
उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और जो कोवेलेंट रेडियस होगा, तो कोवेलेंट रेडियस जो है तो वो हमारे पास इस बॉन्ड लेंथ का हाफ होगा। बॉन्ड लेंथ को आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे और ये होगा कोवेलेंट रेडियस। मिसाल के तौर पे आप क्लोरीन ले लीजिए, तो क्लोरीन के केस में ये जो बॉन्ड लेंथ आती है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है L, तो ये बनती है 198 पिकोमीटर, जो एक्सपेरिमेंटली मालूम की गई है तो 198 है। तो अगर आप इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास ये 99 पिकोमीटर, तो ये क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस है। अच्छा, तो कोवेलेंट रेडियस जो है तो इट इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। अच्छा, वान डेर वाल रेडियस ये होता है कि अगर आप एक मिसाल के तौर पे ले लेते हैं क्लोरीन को कूल कर लें और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो फर्दर कूल कर ले, तो जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो तब उसकी हम बात कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास ये भी क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट में, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। लेट्स से आप दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड पे लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसके नीचे भी ले सकते हैं, तो ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो गए। तो अब आप ये कर लेंगे कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस है इस मॉलिक्यूल के एक एटम का और इस मॉलिक्यूल के एक एटम का, तो ये जो न्यूक्लियस है यानी ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये है Cl2 और ये है Cl2। क्लोरीन को हमने ले लिया है सॉलिड स्टेट में, तो ये जितना करीब जा सकते थे गए हैं। तो हम अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इन न्यूक्लियाई के सेंटर्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं वान डेर वाल बॉन्ड डिस्टेंस। मैंने LV लिखा, ठीक है जी। तो ये है वान डेर वाल बॉन्ड डिस्टेंस, और आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको आप लिख ले कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस। तो यानी ये तो इसका अगर आप लेते हैं हाफ लेते हैं तो ये आपके पास आता है वान डेर वाल रेडियस है। तो वान डेर वाल रेडियस ये आएगा हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा मेटालिक रेडियाई, तो मेटल्स जो होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी मेटल्स हैं तो उनकी बात हो रही है, तो आप लेते हैं एक मेटालिक क्लस्टर लेते हैं, मेटल का एक पीस लेते हैं, और फिर उनमें मेटल आयंस के दरमियान जो फासला है, तो न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होगा एडजेसेंट मेटल आयंस के, तो उनको आप ले लें बॉन्ड लेंथ को, और फिर इसको मेटालिक बॉन्ड लेंथ, और इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें, यू विल गेट द मेटालिक रेडियस। तो ये आएगा। अच्छा, आयोनिक रेडियस तब आएगा जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। फॉर एग्जांपल सोडियम है तो उसका अपना एटॉमिक रेडियस है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है किसी रिएक्शन में तो अब वो सोडियम आयन बनता है और पॉजिटिव आयन है, लिहाजा प्रोटॉन अब 11 हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसके 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंट्रैक्ट हो जाएगा, लिहाजा जो सोडियम आयन है उसका रेडियस जो होगा वो सोडियम एटम से कम होता है। अगर हम दूसरी जानिब ले लें क्लोरीन को, तो क्लोरीन एक एटम है, उसका अपना रेडियस है, लेकिन जब रिएक्शन के दौरान ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्लोराइड आयन बनाता है, और क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है। क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए हैं न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो अभी तक 17 है। तो 17 प्रोटॉन अब 18 इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई, बिकॉज ज्यादा हो गए, तादाद में ज्यादा हो गए। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई तो क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा। शेल वही तीसरा शेल है, तीसरे शेल में ये इलेक्ट्रॉन आया है, लेकिन अब साइज एक्सपेंड कर जाता है। सो क्लोराइड आयन का साइज जो है वो ज्यादा होगा। हम चूंकि एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं तो इनके रेडियाई की जरा बात हो जाए। हमारे पास ये पहला एलिमेंट है, ये हमारे पास है सोडियम। आप इसका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत तो नहीं है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आप जानते हैं कि नियॉन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 1s2 2s2 2p6, और ये याद रखें कि ये थर्ड पीरियड है और ये एस ब्लॉक में है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3, यानी थर्ड पीरियड है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है, तो 3s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर सोडियम के बाद इसी पीरियड में मैग्नीशियम है। एटॉमिक नंबर की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये वही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये होगा 3s2। अब इसी सीरीज में मैग्नीशियम के बाद जो है ये है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है, और ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो 3s
2 पूरी है, लेकिन अब ये पी ब्लॉक में है और तीसरा पीरियड है तो 3 पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो 3p1। इसी तरह ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये होगी 3s2 और 3p2। एल्यूमिनियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद जो है ये है सिलिकॉन और इसके बाद यहां पे आता है हमारे पास फास्फोरस। ये कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p3। फास्फोरस के बाद ये सल्फर है और कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p4 है। और इसके बाद ये आता है सल्फर के बाद फिर हमारे पास है क्लोरीन और ये कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p5। आखिरी एलिमेंट इस पीरियड का आर्गन है, नोबल गैस, और कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p6। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब एक जनरल चीज याद रखें कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और यहाँ पर आखिरी शेल में जो है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर प्रोटॉन 12 हो गए और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिलिकॉन के हैं 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसके हैं 5, यानी 2 ये S के और P के पर, तो ये है 5 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन। आप ये देख रहे हैं कि क्लोरीन के 7 हैं और फिर आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएं इस पीरियड में तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है। यानी यहाँ पर प्रोटॉन जो है तो वो 11 होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन 12 हैं, फिर 13, नेक्स्ट ये है 14, 15, प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है और ये है 16, ये है 17 और 18। तो अंदाजा लगाइए कि अब 11 and 1 ये अट्रैक्शन है, कूलम फोर्स है। अब 12 यानी 11 से 12 और 1 से 2 तो अट्रैक्शन बढ़ गई, 13 प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए, अट्रैक्शन मजीद बढ़ी, ये साइज जो है ये डिक्रीज होता है। याद रखिए कि यहां पर ये तमाम एटॉमिक रेडियाई मैंने लिए हैं, तमाम एटॉमिक रेडियाई मैंने लिए हैं। अच्छा, अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखना शुरू कर दूं तो फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं बता दूंगा कि आपने पेपर में इसको कैसे लिखना है। हमारे पास सोडियम है तो सोडियम की जो एटॉमिक रेडियस इसका बनता है वो है 186 पिकोमीटर। और इसके बाद मैग्नीशियम है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मैग्नीशियम का कम होगा, तो कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूं, लेकिन वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती, वैल्यूज को कंप्रहेंड करना पड़ता है कि ये क्यों इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। सो हमारे पास मैग्नीशियम जो है 160 है, ये जो डिस्टेंस है ये है 160 पिकोमीटर। इसके बाद फिर एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम जो है 143 पिकोमीटर। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 118, फिर फास्फोरस है तो फास्फोरस है ये हमारे पास 114 के ये करीब वैल्यू आती है, 114। फिर सल्फर है तो सल्फर 104, ये मैंने लिख दिया है 104। क्लोरीन की वैल्यू आती है 99, ये है, ठीक है जी। तो इसके बाद आर्गन है, बुक में आर्गन का इन्होंने वांडरवाल रेडियस दिया है, तो वांडरवाल रेडियस इसका जो होता है आर्गन का वो 188 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक रेडियस है तो वो काफी कम होता है, वो है 71। तो ये है इसका एटॉमिक रेडियस 71। और अगर आप इसे ये पूरा लेते हैं, वांडरवाल रेडियस आप लेते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 188 पिकोमीटर। बहरहाल जनरल एक पैटर्न है, यानी आप इस तरह इसे याद रखेंगे और इस तरह इसे आप प्रेजेंट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये है सोडियम है और इसके बाद इस ग्रुप में इस पीरियड में मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इसके लिए जनरल तरीका यह है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फैक्टर्स 2 फैक्टर्स हैं और दोनों को मिला के हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। और याद रखिएगा कि हर एक का
तीसरा शेल है। तो तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे में दो, फिर तीन, ये बढ़ते जाते हैं। तो उस साइड पे जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होता जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस।